नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर 1, क्या है चैप्टर 1? बिल्कुल सही, आपको याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड एवं चार्ज, यानी कि विद्युत क्षेत्र एवं आवेश के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो बच्चों, इससे पहले भी हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और आप लोग देखे होंगे पिछली वीडियोस, तो आपको पता है कि कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए हैं। उसमें हमने लास्ट टॉपिक कौन सी कवर किया था, बताइए आप लोगों को, बताइएगा। चलिए बताते हैं। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के बारे में अच्छे तरीके से जाना था, इलेक्ट्रिक फील्ड जाने थे, फोर्स ड्यू टू चार्जेस जाने हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस जाने हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग देखे थे। उसके बाद हमने पिछली कक्षा में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में देखा था। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर लगाए समझते हैं कि क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने के लिए हम लोगों को एक इमेजिनेशन करना होगा, एक कल्पना करनी है। वो कल्पना कुछ इस तरह से है कि अगर हमारे पास एक कोई क्लोज्ड सरफेस है, मान लीजिए ये एक ग्लास है, कोई सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये जैसे ऐसे कोई भी, अब इसके अंदर कोई चार्ज है, ठीक है, कोई क्यू चार्ज है। तो बच्चों, जब चार्ज है और इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए, ठीक है, इसको बंद कर दिया जाए, तो अब क्या है, चार्ज है, तो चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड होंगे ही। ठीक, अब आप इसको बंद कर देंगे, फिर भी इसके सरफेस से बच्चों, इसके सरफेस से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी बिल्कुल निकलेगी। ठीक है, यहाँ से बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड्स यहाँ से रहेंगी या विद्यमान रहेंगी। अगर चार्ज है तो उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड विद्यमान रहेगी, यानी प्रेजेंट रहेगी। तो बच्चों, जब हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, तो उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जब देखते हैं, तो अब जो उस सरफेस पे उस एरिया, मान लीजिए एक छोटी सी एरिया के बारे में बात करते हैं, कि एलिमेंट्री एरिया की बात करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम लोग परपेंडिकुलर देखते हैं, कि परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, तो ये जो है बच्चों, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं। अब ये आप लोग सोचेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा परपेंडिकुलर होती नहीं है, तो अभी हम लोग अलग अलग सिचुएशन को आगे देखेंगे और उसको समझेंगे। अभी हम लोग इस बात को समझें कि जैसे अब ये सरफेस है बच्चों, तो ये सरफेस है, तो इसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे करके कई सरफेस होगा, लाइक मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, जैसे इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी। छोटे छोटे सरफेस को हम लोग कंसीडर करेंगे। फिर पूरे जो इतने टोटल सरफेस होंगे मतलब छोटे छोटे बच्चों, फिर ओवरऑल इस सरफेस का करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, इस बात को हम लोग चलिए करके देखते हैं। तो बच्चों चलिए नोट करिए कि आज हमारा टॉपिक क्या है। चलिए, विद्युत फ्लक्स। क्या है? विद्युत फ्लक्स। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे कि बच्चों ऐसे, जैसे अभी हमने आपको क्लास में बोला, इसी तरीके से कोई भी सरफेस, अगर मान लीजिए कोई इनक्लोज्ड सरफेस है, इनक्लोज सरफेस मतलब कोई भी ऐसा सरफेस जिसके अंदर में कोई चार्ज विद्यमान है, या कोई भी ऐसा सरफेस जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जहां से प्रेजेंट हो। ठीक है, तो अब ऐसा कोई सरफेस मान लीजिए ले लेते हैं बच्चों, ऐसे मान लीजिए एक सरफेस ले लिया। ठीक है, ये अब यहाँ पे इस पॉइंट पे पर्टिकुलरली, अगर इस पॉइंट पे, इस पूरे सरफेस पे, इसमें हम लोगों को यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या करेंगे, ds, मान लीजिए ds करें या dA RDA, एक ही बात होगी। कहीं कहीं बुक में बच्चों आप लोग देखोगे ds लिखा होगा, S इंडिकेट करेगा सरफेस एरिया को। ठीक है, तो ये जो है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी, यहाँ पे इसको एरिया वेक्टर कहते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश,
यानी एरिया वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एरिया वेक्टर क्यों कहते हैं बच्चों? एरिया तो ऐसे कोई आप कहोगे कि एरिया कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर इसलिए क्योंकि हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। और ये डायरेक्शन बच्चों हम लोग जब देखेंगे, जब डीएस की बात करेंगे, तो ये एरिया वेक्टर जो है वो हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए एक एरिया वेक्टर है, एक छोटा सा पॉइंट, ऐसे ऐसे करके हर जगह पॉइंट होंगे, लेकिन हम पर्टिकुलरली किसी एक पॉइंट की बात करते हैं, तो ये एक डीएस मान लीजिए, डीएस या डीए। ठीक है, अभी हम इसको क्या करेंगे, डीएस ही मानकर चलें। ठीक है, डीएस ही मान कर चलेंगे, छोटा सा सरफेस एरिया है। ठीक, तो यह बच्चों जो है, जब हम फ्लक्स की बात करते हैं, फ्लक्स को डिनोट करते हैं बच्चों फाई से। इसका ये फाई नहीं, इसके इस तरीके से फ्लक्स को डिनोट करने के लिए सिंबल है ये सिंबल क्या है फ्लक्स का, ये इस तरीके से सिंबल है। तो बच्चों इसको डिनोट कर, तो फ्लक्स जो होता है वो होता है, तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो डायरेक्शन किधर भी हो सकता है, लेकिन हमको कंसीडर क्या करना होता है, एरिया वेक्टर। ये जो वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो किधर भी रहेगा, तो ये अगर मान लीजिए एंगल थीटा हो सकता है, क्या हो सकता है, ये एंगल कितना हो सकता है, थीटा हो सकता है। किसके करना है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल होता है। ठीक है, तो पहले इसको समझिए कि इसमें कि जो पहले हम अगर बात करें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, तो ये जो है होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट, इसमें वेक्टर, यहाँ पे बच्चों स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं इसको, जो डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट है वो स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, अदिश गुणनफल कहते हैं। ठीक है, इंटू ए क्या है बच्चों, ये पूरी एरिया, इस पूरे सरफेस की एरिया। अगर हम पूरे इस सरफेस की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे सरफेस पे, हाँ, और इंटू ये इसका जो डॉट प्रोडक्ट ये हो गया ए, तो ये इस पूरे सरफेस का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चों किसका, बहुत ही छोटे से फ्लक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो इसको हम लोग डीफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना फ्लक्स होगा, डीफाई होगा। ठीक है, तो इसको ये बराबर हो जाएगा बच्चों, तो इसको करेंगे तो यहाँ पे हम करेंगे ई वेक्टर सम डॉट डी, और ये ए है, लेकिन यहाँ पे एरिया है, तो बच्चों यहाँ की एरिया हम लोग एस कंसीडर कर रहे हैं, डी एस कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करके इस तरीके से कर ले, ये छोटी सी एरिया, इस पर्टिकुलर एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर एरिया के लिए जो फ्लक्स हो जाएगा डी फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट को बच्चों स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, जब वेक्टर हम लोग पढ़े हैं बच्चों, पहले भी 11th में पढ़े हैं कि जब हम लोग स्केलर प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट करते हैं किसका, दो वेक्टर का, तो ये हमारा जो क्वांटिटी आती है वो स्केलर आती है। ठीक है, तो यानी कि एक और बात वहाँ पे पॉइंट नोटेड है कि जो हमारा फ्लक्स है वो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक बिल्कुल स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अदिश राशि है, ये बात भी एक आप एकदम से ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया एक छोटे से पॉइंट पे डीएस का। और ये अब अगर हम बात करते हैं तो यानी इसका जो फ्लक्स जो है इसको इंडिकेट करेंगे डी फाई इक्वल टू ई, जो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट का, इनटू मतलब डॉट डीएस। ठीक है, अब बच्चों ये आप पहले पढ़े हो पिछली कक्षा में 11th में कि ये इसको बच्चों आप लिख सकते हो ds, जब ये डॉट प्रोडक्ट ये हटाते हैं तो ds cos थीटा। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, ds cos थीटा ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर एक यहाँ पे डी फाई है और अब हमको पूरे इस सरफेस का निकालना होता है बच्चों, तो हम इसको क्या करते हैं, पहले भी हम लोग देखे मैथ में आपने पढ़ा है, इंटीग्रेशन पढ़ा है, बिल्कुल। तो इंटीग्रेशन के लिए अब हम यहाँ इंटीग्रेशन की साइन कर देते हैं। ठीक है,
और जब इंटीग्रेशन कर देते हैं यानी कि छोटे छोटे ये सारे इस तरह के ds ds ds1 ds2 ds सारे पॉइंट्स का इंटीग्रेट करके, और चूंकि बात है बच्चों ये क्लोज सरफेस की बात करता है, इसलिए यहाँ पे इस तरीके का आप अपनी बुक किताबों में देख लिए होंगे कि सिंबल इस तरीके से होता है, ऐसे करके इसमें यहाँ पे ऐसे गोल कर दिया जाए तो ds cos थीटा। और इसी तरीके से अगर हम अगर इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं ds और d phi ऐसे, और ये कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करके डॉट ds। तो बच्चों ये भी आपका सही है और ये भी सही है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको जब पूरा खोल के लिखेंगे बच्चों तो ये आपका हो जाएगा फाई। अब इसको दूसरे, अब जब ये पूरा फ्लक्स, अगर टोटल फ्लक्स आप इस पे देखेंगे तो इसको फाई, और ये इस तरीके से रहता है आपका ई डॉट डी एस। तो ये आपका बच्चों क्या हो गया, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इस आपको इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस तरीके से आप कह सकते हैं कि किसी एलिमेंट्री सरफेस, एलिमेंट्री एरिया पे, एक छोटी सी एरिया पे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका जो है क्या स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट होता है, तो वो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है। दूसरी एक बात ये भी आप कह सकते हैं बच्चों कि जितने भी कोई भी सरफेस पे चार्ज जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप जिसमें होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, तो उसमें पर्टिकुलर उसमें जितने, मतलब ये पूरे सरफेस पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज, मतलब जितनी बल रेखाएं जितनी संख्या में टोटल होती हैं वो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। दूसरी बातों में ये भी कह सकते हैं कि अगर इस सरफेस की फ्लक्स का बतानी है तो इस सरफेस से जितने भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज की संख्या होगी वो वही आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, यानी कि जितना ही ज़्यादा नंबर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज यहाँ से जाएंगे उतना ही आपका फ्लक्स रहेगा। तो ये 2 पॉइंट आपका क्लियर है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए एक हम सरफेस लेते हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का, और कहाँ पे कम होगा। जैसे कि अगर एक सिचुएशन लेते हैं कि अगर मान लीजिए एक सरफेस है, ये सरफेस है और यहाँ पे एक ये ds एक पॉइंट है, आप लेते हैं छोटी सी एरिया लेते हैं, यहाँ से आप जो एरिया का वेक्टर है ये आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, मान लीजिए ये, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अगर इधर के डायरेक्शन में है तो यहाँ पे इस कंडीशन में तो आप देख लिए कि ई डॉट डी एस है, ठीक है। इस कंडीशन में तब आप डी फाई क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा ई डॉट डी एस, ठीक है, तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ वाली कंडीशन सोचिए, एक सिचुएशन ये सोचिए कि अगर यही सरफेस यहाँ पे है, डी एस है और यहाँ पे एन है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर के डायरेक्शन में है, हाँ, तो अब बताइए कि डी फाई कितना होगा, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। बिल्कुल देखिए कैसे होगा, ई डॉट डी एस कॉस थीटा, ई डॉट हटाएंगे तो डी एस कॉस थीटा, और ये अब इन दोनों के बीच की एंगल कितनी है बच्चों, यहाँ पे ये डी एस क्या है बच्चों, हम लोग देखें ना कि जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है सरफेस के, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इधर, तो इसके बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जब ई डी एस 90 कॉस 90 डिग्री, तो अब बताइए कॉस 90 डिग्री कितना होता है, बिल्कुल 0 होता है। तो ये हो जाएगा ई डॉट डी एस कॉस 90 मतलब 0, यानी कि ये 0। तो यानी कि बच्चों जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अलॉन्ग रहता है तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहाँ 0 होता है। और तीसरा सिचुएशन क्या है, तीसरा कंडीशन ये है आपका कि एक डी एस इसी में अगर ये आपका तो ये इसका वेक्टर आपका परपेंडिकुलर रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका किसके परपेंडिकुलर हो, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और एरिया वेक्टर भी है। तो ऐसे कंडीशन में डी फाई क्या होगा बताइए आप, बिल्कुल चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे होगा बच्चों डी फाई इज इक्वल, ये होगा ये आपका ई, फिर ये डॉट हटाते हैं डी एस कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 कितना होता है बच्चों, 1 होता है, बिल्कुल। तो ई डी एस इंटू 1, तो कितना हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू
EDS, यानी कि यहाँ पे सीधे हो जाएगा EDS। तो यानी कि अब आप देखिए तो इसका कितना होगा बच्चों, देखिए ई यहाँ पे हो जाएगा ये एंगल थीटा, तो ये ई हटाएंगे तो यहाँ EDS कॉस थीटा कहा जाएगा। अभी थीटा तुमको पता नहीं रहा वाले केस में कितना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के किस डायरेक्शन में जो है सबसे ज़्यादा होता है, तो आप क्या बताओगे? बिल्कुल, जैसा कि यहाँ कह सकते हो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है तो उस समय मैक्सिमम रहता है, EDS रहता है। और जब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एलोंग द सरफेस रहता है तो उस समय जो है मिनिमम रहता है, क्योंकि वो 90 डिग्री का बनाता है। और उसके बाद में थीटा पे डिपेंड करता है कि कितना एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फिर उसके हिसाब से फिर यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है। ठीक है बच्चों, तो अब आप एक बात बताइए कि मान लीजिए यही वाली कंडीशन देख लीजिए, तो अब इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा, कैसे हम क्यों कह दिए कि ये कॉस थीटा ही क्यों कह रहे हैं, आप बताइए। तो आप जानते हो बच्चों कि अगर मान लीजिए ये आपका परपेंडिकुलर DS का परपेंडिकुलर ये वेक्टर इधर है, ठीक है, ये n, और ये आपका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये थीटा एंगल बनाता है, तो आपको इसका बताइए कि E cos थीटा किधर होगा, cos थीटा किधर होगा ये बताइए। अगर ये चीज़ इधर DS है इधर E है तो बिल्कुल cos थीटा आपका E cos थीटा इधर रहता है और E sin थीटा इधर रहता है। तो यानी इसीलिए बच्चों E cos थीटा इसलिए बोला है क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात यहाँ पर की गई है, इसलिए यहाँ पे E डॉट DS किया गया है, यानी कि डॉट वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पे जब ये हटेगा तो cos थीटा आता है, इसलिए परपेंडिकुलर की बात किया है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे कि इसकी यूनिट क्या होगी, किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी बच्चों, इस फार्मूले से आपको क्या लग रहा है, फार्मूला क्या है, E × A। तो इसकी यूनिट क्या होगी आप बताइए, यहीं से बताइए कि इसकी यूनिट क्या होगी। बिल्कुल, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है भाई, F/Q है ना, ये F/Q होता है ये, और यहाँ पे यहाँ एरिया है, यहाँ पे एरिया तो मीटर स्क्वायर रहेगा, तो ये जो है कितना, न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वायर, यही ऐसा ही यूनिट हो जाएगी इसकी। ठीक है, न्यूटन मीटर ये, लेकिन दूसरे शब्दों में अगर आपको पता है कि न्यूटन पर कूलम और मीटर, तो ये वाला आज हम वोल्ट भी कर सकते हैं, तो ये वोल्ट मीटर भी आ सकता है, दूसरा यूनिट इसका वोल्ट मीटर भी हो सकता है। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो हम लोग अभी देखेंगे तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो जल्दी से आप बताइए कि डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं। ठीक है, बिल्कुल जल्दी से हम लोग कर लेते हैं भाई, हमको सबको याद है डायमेंशनल फार्मूला, इसका देखते हैं इसका डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है, तो फिर क्या होता है बताइए, बिल्कुल N न्यूटन का, मतलब फोर्स कितना होता है, ML कितना होता है, MA होता है, तो ML/T-2 हुआ, बिल्कुल। और कूलाम का कितना होता है जल्दी से बताइए, बिल्कुल एम्पियर टाइम होता ही है, IT Q = IT, तो एम्पियर टाइम। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया मीटर स्क्वायर, यानी कि L²। ठीक है, फटाफट डायमेंशन करिए, आप लोगों ने 11th में सीखा हुआ है। ठीक है, तो फिर यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, सब जितने कॉमन वाले एक साथ ला देंगे, M के साथ कुछ है नहीं, L के साथ कितना है 2 है, ये 1 है, और यहाँ पे 2 माइनस, देखिए T एक नीचे भी है, तो ये T-3 हो गया, यहाँ से वो आएगा ना ऊपर, बिल्कुल, और यहाँ पे एक एम्पियर है। ठीक, तो ये इसका डायमेंशन कितना हो गया, ML, और भूलना नहीं है कि हम लोग को ये जरूर लगाना है, बता चुके हैं आप लोग के पास, A-1। ठीक है, तो ML³ T-3 A-1। ठीक है, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। ठीक, तो चलिए नोट कर लिए आप लोग, बिल्कुल जल्दी से फटाफट नोट करिए आप लोग। तो बच्चों एक पॉइंट और है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये है कि जैसे कोई सरफेस है, कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, मान लीजिए जैसे कोई क्लोज सरफेस है जिसमें चार्ज है, ठीक है, तो चार्ज है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर, तो ये चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आउटवर्ड जाता है बच्चों, आउटवर्ड जाता है, तो वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, तब उसमें फ्लक्स जो है
पॉजिटिव है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है तब फ्लक्स जो है पॉजिटिव रहता है। और जब इलेक्ट्रिक कोई भी सरफेस है तो और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्ड जाता है, ठीक है, तो फिर वो वहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाता है, नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्लक्स के लिए। ठीक है, क्या है, बिल्कुल कि जब इलेक्ट्रिक कोई सरफेस पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में रहता है तो फिर वो फ्लक्स पॉजिटिव होता है, और जब इनवर्ड डायरेक्शन में रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब इनवर्ड डायरेक्शन में रहता है, अंदर की तरफ जाता है, तो ऐसे केस में जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है नेगेटिव होता है। ठीक है, तो बच्चों आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जुड़ा हुआ है, वो है गाउस का नियम यानी कि गॉस लॉ। ठीक है, तो बहुत छोटा सा पॉइंट है वो, बस आपको थोड़ा सा इसको समझना है क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही मेनली आप लोगों को जानना था इसको समझने के लिए। तो बच्चों जो गाउस का नियम है या गॉस लॉ है, वो गॉस का ये लॉ है कि अगर कोई इनक्लोज सरफेस है, यानी कि जब कोई भी सरफेस ऐसा है जिसमें चार्ज रहता है, इनक्लोज रहता है, तो उसमें बच्चों जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं, जो फ्लक्स होता है वो होता है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड। समझे, यानी कि फाई बराबर होता है Q/एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सॉरी जो फ्लक्स होगा बच्चों यहाँ पे वो होगा Q/एप्सिलॉन नॉट। अब इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं कि इन्होंने कहा कि मान लो ये कोई सरफेस है, इसमें अगर Q चार्ज है, या आप मान लो कोई एक, जैसे अभी हमने ग्लास का लिया था ना कि ग्लास में अगर Q चार्ज है, तो उस सरफेस पे Q चार्ज अगर इनक्लोज्ड है तो जो फ्लक्स होगा आपका वो बराबर होगा जो इसके अंदर में Q चार्ज है। अगर मान लो इसके अंदर में कैपिटल Q चार्ज रहता है, यानी कि या कोई एक क्लोज सरफेस है Q1, Q2, Q3 ऐसे करके 3 चार्ज है, ऐसे अनलिमिटेड, तो इस सब का सम मिलके जो भी जितना रहेगा, तो कुल मिला जो कि इस इनक्लोज सरफेस के अंदर में जो चार्ज टोटल चार्ज है वो अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज विच इज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस मीन दैट सिस्टम। ठीक है, जो इनक्लोज सरफेस है। ठीक, तो अब बच्चों जैसे कि आप फाई जानते हो वो कितना होता है, ये अगर फाई को करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा जा सकता है ये, तो ये इसको लिख सकते हैं Q/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आपका होता है, ये आपका है गाउस का नियम, या इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं गॉस लॉ। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि गाउस का नियम क्या है। तो बच्चों उम्मीद है कि आज आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गाउस का नियम को अच्छी तरीके से समझा होगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिजिक्स का आनंद उठाते रहिए। नमस्कार।